उधर जा रहा है। अच्छा, ये डंडा भी दिख रहा है डॉक्टर साहब। तो इसको ऊपर उठा देते हैं। डंडा दिख रहा है, ऐसे करते हैं ना, इसको ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब, इस पुस्तक देते ऐसे ऐसे हाँ, है ना। ये ठीक है। हाँ, बस बस। ये बना देंगे। अच्छा, इसको बंद कर देंगे, दरवाजे को बंद करेंगे। नहीं नहीं, वो इसलिए कि प्रकाश जो है ना आपकी। हाँ हाँ, बंद करिए, अब सही आ जाएगा। इसलिए कि इधर की प्रकाश है ना, उधर से आने की वजह से ये हो रहा था। मैं थोड़ा सा लोकेशन कहाँ पे ठीक है। इसको पूरा बंद करिए। और इधर से भी आ रही है प्रकाश। एक पुस्तक और लगे तो डॉक्टर साहब, या कोई ओके ठीक है, चालू कर लो, स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट का ऑप्शन तो है, लाइव योगी गौरव। हाँ, ठीक है ठीक है। योगी गौरव। बोलो हेलो करके। नमस्कार। सर्वप्रथम पूछ लीजिए, आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ और तस्वीर साफ है, क्लियर है? प्रणाम। कमेंट में लिख रहे हैं। प्रणाम। ओके, तो लेट मी स्टार्ट आवर टॉक। सो नमस्कार। इस वार्तालाप को शुरू करने से पहले हम लोग योग की परंपरा के अनुसार कुछ प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपनी वार्तालाप प्रारंभ करेंगे। आज विश्व मानवता एक विषम संकटों से जूझ रहा है, अतः हम उन संकटों के निवारण हेतु प्रार्थना करते हैं और फिर अपनी बात प्रारंभ करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री कपिल केसरी जी का, जो प्रज्ञा
योग अलायंस के प्रबंधक हैं। इन्होंने इस वार्तालाप के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं आज जिस विषय पे आपके साथ अपनी बात प्रारंभ करूंगा उसका विषय है योग, द पाथ ऑफ हेल्दी लिविंग, स्वस्थ जीवन का मार्ग योग। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे जीवन हेतु कैसे महत्वपूर्ण है। आज हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और जागरूक दिखता है। शास्त्रों में, योग के ग्रंथों में कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुत्तमम। ये आयुर्वेद के ग्रंथ का संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। मानव जीवन के 4 मूल उद्देश्य बताए गए हैं, या यूं कहें तो इसको पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। और इन चारों पुरुषार्थों का मूल स्वास्थ्य को माना गया है। अगर हम कहें तो ये आधार है इन चारों का। इसलिए आयुर्वेद में ऐसी उक्ति आई है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुत्तमम। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, या जो कुछ भी हम बनना चाहते हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में उपलब्ध करना चाहते हैं, उसके लिए स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण पहलू है। अस्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता में नहीं जी सकता है, या अपने जीवन की संपूर्ण संभावनाओं को साकार नहीं कर सकता है। इसलिए स्वस्थ रहना हमारी पहली आवश्यकता है। यदि हम स्वास्थ्य शब्द का अर्थ को समझें तो आज जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने भी स्वास्थ्य की एक व्यापक परिभाषा बनाई है। और हजारों वर्ष पहले हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेद एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है। उसके जनक कहें या उनके बहुत बड़े प्रवर्तक कहें, महर्षि सुश्रुत ने भी अपने सुश्रुत सूत्र में स्वास्थ्य की व्यापक परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के विभिन्न पहलुओं पे यदि हम अपने आप को देखें तो ऐसा मालूम होता है कि आज कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। बहुत ही बिरले कोई होगा जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। तो सर्वप्रथम हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य की परिभाषा पे बात करते हैं। आयुर्वेद में महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये एक श्लोक है, एक वर्सेस है जो स्वास्थ्य को संपूर्ण रूप से परिभाषित करता है। इसमें
उन्होंने बताया है कि सम दोषः समाग्नि च सम धातु मलक्रिय। सबसे पहले उन्होंने हमारे स्वास्थ्य की जो स्थूल पहलू हैं, जो ग्रॉस एस्पेक्ट है, जिसको हम फिजिकल हेल्थ बोलते हैं, इनको उन्होंने हाईलाइट किया है। सम दोषः मतलब जो हमारे शारीरिक दोष है, दोष का मतलब यहाँ पे दोष का अर्थ है कि जो तीन प्रकार के दोष आयुर्वेद में मूल रूप से बताए गए हैं, वात पित्त और कफ, जिससे हमारा ये शरीर चलायमान है, गतिमान है। ये दोष धातु और मल सम मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेज में होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सम दोषः समाग्नि, शरीर में आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में अग्नि तत्व भी विद्यमान है, और ये अग्नि तत्व हमारे शरीर के सामान्य क्रियाकलाप, या आप अगर आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है, इस मेटाबॉलिज्म को जो इन्फ्लुएंस और रेगुलेट कर रहा है वो तत्व अग्नि है। आयुर्वेद के अनुसार कई प्रकार की अग्नियां बताई गई है, जिसमें एक प्रमुख अग्नि जठराग्नि है। शायद आप इन शब्द से परिचित होंगे। जठराग्नि हमारे पाचन संस्थान या हमारे जो हम आहार लेते हैं, इन आहार के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नि माना गया है। तो सम दोषः समाग्नि च, ये सभी अग्नियां सम होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में होनी चाहिए। सम समाग्नि च सम धातु मलक्रिय। आयुर्वेदा अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रकार के धातु बताए गए हैं, और ये धातु उत्तरोत्तर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहता है। सर्वप्रथम जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, इससे इसके परिपाक होने पर रस बनता है, और रस उत्तरोत्तर रक्त में परिवर्तित होता है। रक्त मांस में, मांस अस्थि में, अस्थि मज्जा में, मज्जा फिर शुक्र में, इस तरह से परिवर्तन होता है। इस प्रकार जो धातु है ये हमारे शरीर को धारण करता है। कुछ विद्वान इन धातु की तुलना आधुनिक विज्ञान के ऊतक यानी टिश्यूज से करते हैं। तो आयुर्वेदा अनुसार कहा गया है सम धातु मल क्रिय। मल का यहाँ पे तात्पर्य है कि जो शरीरगत अशुद्धि है, जैसे मल मूत्र पसीना, ये सब मल के अंतर्गत आता है। हमारा शरीर निरंतर मल विसर्जित करता है। अगर हम ऐसे कहें तो हमारे शरीर के प्रत्येक जीव कोश, मतलब ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ mala, either in solid form, liquid form और gaseous form, किसी भी रूप में। तो ये मल भी उत्तरोत्तर निरंतर रूप से हमारे शरीर इसको बनाता है, और ये विभिन्न माध्यमों से हमारे शरीर से ये विसर्जित होते रहता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के रूप को अगर हम परिभाषित करें तो दोष, धातु, अग्नि और मल, ये 4 जो अवयव हैं शरीर के, ये सब क्या होनी चाहिए, इसमें समरूपता होनी चाहिए, ऐसा महर्षि सुश्रुत कहते हैं। और दूसरी लाइन में, उस श्लोक के दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और आत्मा प्रसन्न हो, वह पुरुष पूर्ण रूप से स्वस्थ कहा जाएगा। इंद्रियां हम लोग जानते हैं, आधुनिक विज्ञान कहता है कि इंद्रियां मूल रूप से 5 होते हैं। देयर आर 5 सेंसेस, जिसमें सेंस ऑफ हियरिंग है, सेंस ऑफ विजन है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ स्मेल है, ये सारे सेंसेस हैं। लेकिन अगर हम योग की दृष्टि से देखें
तो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ 5 कर्मेंद्रियां भी बताई गई है। तो महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि ये 5 इंद्रियां प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो और आत्मा प्रसन्न हो। तो जिस पुरुष में ये सब कुछ विद्यमान हो, ऐसे पुरुष ही पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर स्वास्थ्य को देखें तो बहुत ही विस्तृत और व्यापक रूप से स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है। तब शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इन सभी स्वास्थ्य का, सभी पहलुओं का व्यापक सम्मेलन जो है वो पूर्ण स्वास्थ्य है। अब हम आयुर्वेद से निकल के आधुनिक विज्ञान में जो स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसको हम WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में कुछ पंक्तियों में स्वास्थ्य को परिभाषित किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड social well-being, not merely the absence of disease or infirmity। अगर हम इसको हिंदी भाषा में समझें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि केवल रोग की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और कहीं कहीं ऐसा भी उदाहरण है कि आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो। तो स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति या विकलांगता, शरीरगत विकलांगता ही नहीं, वरन ये शारीरिक, मानसिक और एवं आध्यात्मिक, सामाजिक, ये सब का मिला जुला रूप है। तो स्वास्थ्य लगभग जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा है या जो उसकी अवधारणा है स्वास्थ्य की, ये बहुत हद तक हमारे आयुर्वेद से मिलता जुलता है। तो प्रारंभ में मैंने इस पे इसलिए इस पहलू पे थोड़ी सी चर्चा की कि स्वास्थ्य को किस तरह से देखा गया है प्राचीन परिप्रेक्ष्य में और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। अब हम बात करते हैं कि योग एवं स्वास्थ्य, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। आज योग विश्वव्यापी हो चुका है, हम लोग सब लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, जानते हैं, इसको परिचित हैं। आज बिलियंस ऑफ पीपल यानी करोड़ों की संख्या में दैनिक रूप जीवन में लोग योग का अभ्यास करते हैं और केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में योग सर्वग्राह्य और सर्व स्वीकृत है। तो योग हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इस विषय पे हम लोग सब लोग थोड़ी बहुत जानते हैं और इसको हम और थोड़ा व्यापक रूप से आज चर्चा कर रहे हैं ताकि हम लोग चूंकि इसको और विस्तार से जान सकें। मूल रूप से आज जो योगाभ्यास हम लोग करते हैं या जो जनमानस जिस योगाभ्यास को आज अपने जीवन में अपनाया है, उसमें से अधिकांश योगाभ्यास हठ योग की परंपरा से आई है। यानी उसको हम लोग हठ योग से उत्पन्न हुए या हठ योग के अभ्यास कहते हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुद्धि क्रिया हो, जिसको हम योग की भाषा में षटकर्म बोलते हैं,
6 प्रकार की शारीरिक शोधन क्रिया है, विभिन्न प्रकार के आसन हैं, प्राणायाम है, मुद्रा बंध है, प्रत्याहार है, धारणाएं हैं, ध्यान है। इन्हीं सब की अभ्यास हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो ये किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसी पे हम अभी बात कर रहे हैं। शोधन क्रिया, शारीरिक शुद्धि। स्वस्थ रहने के लिए शुद्धिकरण, जिसको हम हाइजीन बोलते हैं, आधुनिक विज्ञान की भाषा में उसको हाइजीन नाम दिया है। आप अगर किसी डॉक्टर से, जो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर है, और उनसे अगर आप बात करें और ये पूछें कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला पहलू या सबसे पहला जो शर्त है वो क्या है, तो वो यही कहते हैं कि आप हाइजीन मेंटेन करें, मतलब साफ सुथरा रहें, साफ सफाई का व्यापक ध्यान रखें। हमारे योग सनातन है, हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, और मुझे प्रसन्नता है कि जो आधुनिक विज्ञान, जो कॉन्सेप्ट, जो नियम आज बता रहे हैं, वो हमारे हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि बता चुके हैं। शुद्धिकरण, अगर हठ योग की भाषा में देखें तो षटकर्म, षटकर्म के माध्यम से शरीर की शुद्धि। उसमें हठ योग के विभिन्न ग्रंथों में नेति, धौति, वस्ति, नौली, त्राटक, कपालभाति, इस तरह की शुद्धि क्रिया बताई है। इसके क्रम अलग अलग हैं। हम इसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ शुद्धि क्रिया का अभ्यास एक किसी प्रशिक्षित जो शिक्षक है उससे सीख सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे नेति क्रिया है। नेति क्रिया हमारे श्वसन तंत्र को शुद्ध करने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। खास करके जो श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्सा है, जिसको हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, ज्यादातर जो संक्रमण होता है और अधिकतर जो श्वास से संबंधित रोग देखे गए हैं, उसमें ज्यादातर श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से ही प्रभावित होते हैं। जैसे एलर्जी है, राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, या अन्य अन्य तरह के रोग हैं। ये सब हमारे श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। तो नेति क्रिया का अभ्यास करने से, इस हमारे योग के ग्रंथों में कहा भी गया है कि ये कफ दोष को दूर करता है, कफ नाशनी है। और जो जत्रु ऊर्ध्व, मतलब हमारी जो कंधे से ऊपर का संस्थान है, उसको शुद्ध करता है, स्वस्थ करता है, उनके रोगों का निवारण करता है। अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो जो नेति है, उसको कान, नाक और गला, इन तीनों का बेहतर देखभाल करने का एक उत्तम माध्यम है। इसको ENT केयर भी कहा गया है। जब हम नेति करते हैं तो केवल हमारे नासिका मार्ग की सफाई नहीं होती, इससे नासिका मार्ग के साथ साथ हमारे जो गला है, फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स की भी सफाई हो जाती है। और इससे जुड़ी हुई जो हमारी मध्य कर्ण है, इसके जो द्वार है, इसकी भी सफाई होती रहती है, जिससे जो सामान्य संक्रमण है या सामान्य जो हमारे श्वसन तंत्र के ऊपरी मार्ग में होने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपने श्वसन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं नेति के माध्यम से। इसमें कई प्रकार की क्रियाएं आज प्रचलित है, जिसमें सबसे सामान्य जल नेति है।
हम अगले एपिसोड में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम संक्षेप में इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। जल नीति है, आज रवर नीति का भी अभ्यास किया जाता है, सूत्र नीति का अभ्यास किया जाता है। ये 3 ऐसी क्रियाएं हैं नीति से संबंधित जो व्यापक इसका अभ्यास करते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ योग के जानकार हैं जो अलग अलग नीति की क्रियाएं बताते हैं, परंतु आज हम यहाँ पे जो प्रचलित नीति का अभ्यास है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। इसकी जो विधि क्या है, सावधानी क्या है, इसका चिकित्सकीय महत्व क्या है, इसको हम अगले एपिसोड में कभी और विस्तृत बातचीत करेंगे इसके बारे में। इसके बाद धौती क्रिया बताई गई है। धौती का जो शाब्दिक अर्थ है वो है धोना, फ्लश करना, सफाई करना, शुद्धि करना। योग के ग्रंथों में जो धौती बताई गई है, आज जिस धौती का हम लोग अभ्यास करते हैं वो धौती हमारे पाचन संस्थान जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इस ट्रैक्ट की सफाई, इसकी क्लीनिंग, फ्लशिंग के लिए धौती का अभ्यास किया जाता है। इसमें जो सबसे सरल और लोकोपयोगी है वो धौती हम लोग अभ्यास करते हैं, जैसे वमन धौती, जिसको कहीं कहीं लोग कुंजल भी कहते हैं, जिसमें गुनगुना नमकीन जल पी के और उसको फिर से वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। जो हमारे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसमें हमारी एसोफेगस है, स्टोमक है, इसकी सफाई होती है कुंजल क्रिया के माध्यम से। इसी कड़ी में एक दूसरी धौती है जिसको वस्त्र धौती कहा गया है। वैसे तो ये वस्त्र धौती का अभ्यास कठिन है, लेकिन अगर हम निरंतर इसका अभ्यास करें तो इसको आसानी से किया जा सकता है। वस्त्र धौती की अभ्यास भी आजकल किया जाता है। दंड धौती है, वस्त्र धौती है, लेकिन सबसे सामान्य और सबसे सरल जो धौती की क्रिया है वो वमन धौती है, जिससे हम अपनी आमाशय की और आहार नाल के जो ऊपरी मार्ग है उसकी सफाई करते हैं। ये हमारे पाचन संस्थान को भी स्वस्थ रखता है और साथ ही साथ जो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो या हाइपो एसिडिटी हो या गैस्ट्राइटिस है या फ्लैटुलेंस है या इस तरह के जो इंडाइजेशन है, सामान्य जो पाचन से संबंधित जो सामान्य समस्याएं होती है, इन समस्याओं को हम दूर रख सकते हैं। तो ये धौती के अभ्यास बताए गए हैं। इसके साथ साथ एक और भी धौती बताए गए हैं जिसको वारिशार धौती कहा गया है। हम इसको दूसरे शब्दों में शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। ये कंप्लीट जीआईटी फ्लशिंग है, जिसमें माउथ टू एनस यानी मुंह से गुदा मार्ग तक की पूर्ण सफाई होती है, पूरी तरह से धुलाई होती है, इसलिए इसको शंख प्रक्षालन कहा गया है। शंख का यहाँ पे आशय है हमारे आहार नाल से, और प्रक्षालन मतलब फ्लशिंग, पूरी तरह से इसकी सफाई करना। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की आजकल सामान्य समस्या है, कब्ज, या वैसे भी हमें वर्ष में एक बार 2 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास करने से हमारी पाचन तंत्र की संपूर्ण सफाई होती है, पूरी क्लीनिंग होती है, जो हमें रोगों से भी बचाती है और हमारा पाचन संस्थान हमेशा स्वस्थ रहता है। इसके अलावा धौती के अलावा और भी कुछ क्रियाएं, शोधन क्रियाएं बताई गई है, जिसमें बस्ती है। बस्ती का अभ्यास हमारे पाचन तंत्र के जो निचला हिस्सा है, जिसको हम लोग लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन के बोलते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई, क्लीनिंग के लिए बस्ती क्रिया बताई गई है। लेकिन बस्ती क्रिया का अभ्यास थोड़ा कठिन है। आजकल जो प्रचलित बस्ती का एक अल्टरनेट, एक विकल्प आ गया है, जिसको हम लोग एनिमा के नाम से जानते हैं। ये एनिमा प्राकृतिक चिकित्सा में व्यापक तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। एनिमा सरल है, लेकिन योग की बस्ती और एनिमा ये दोनों वैसे तो एक समान नहीं है,
लेकिन एक विकल्प के रूप में बनाया गया है। बस्ती सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए एक लंबी अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसमें हम बस्ती क्रिया स्वतः की जाने वाली क्रिया है, जबकि एनिमा में हम एक यंत्र के माध्यम से, एक ऑपरेटस और टूल्स के माध्यम से जो मेडिकेटेड वाटर है या प्लेन वाटर है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में पुश करते हैं और इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पोर्शन का क्लीनिंग करते हैं। जबकि बस्ती में हम अपने संपूर्ण बड़ी आंत है उसकी पूरी सफाई करते हैं, लेकिन इसके लिए एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसमें तो बस्ती क्रिया हमारे पाचन तंत्र के निचले हिस्से की सफाई के लिए उत्तम अभ्यास है। इसी तरह से त्राटक है। त्राटक हमारे जो सेंस ऑफ विजन है या जो नेत्र है इसकी सफाई करता है। इसकी विधि क्या है इसको हम लोग अगले एपिसोड में इससे बात करेंगे। त्राटक केवल हमारे नेत्र की शुद्धि नहीं करता, बहुत सारे ऐसे शोध निष्कर्ष है जो बताते हैं कि त्राटक के अभ्यास करने से हमारी एकाग्रता, हमारी सजगता और हमारे मस्तिष्क के अलग अलग केंद्र त्राटक के माध्यम से जागृत होते हैं। तो त्राटक एक शुद्धि क्रिया के रूप में बताया गया है। इसके अलावा कपालभाति है। कपाल को आधुनिक भाषा में कपाल जो हमारी स्कल है, खोपड़ी है, इसको कपाल कहा गया है। और भाति मतलब इसका शोधन करना, स्प्लैंडर्स। तो कपालभाति का अभ्यास आजकल व्यापक है, आप सब लोग इससे परिचित हैं कि कपालभाति कैसे करते हैं। वैसे योग शास्त्रों में कपालभाति, कुछ ग्रंथों में 3 प्रकार के कपालभाति का वर्णन आता है, लेकिन आजकल जो प्रचलन में ज़्यादातर किया जाता है वो उसको हम योग की भाषा में वातक्रम कपालभाति कहते हैं, जो वायु के माध्यम से होता है। इसके अलावा शीतक्रम, व्युत्क्रम कपालभाति भी वर्णन किया गया है। समय मिलेगा तो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा आगे करेंगे आपसे। तो ये जो कपालभाति है ये कपाल का शोधन करता है। अगर हम इसको आधुनिक भाषा में समझें तो जो हमारी फ्रंटल साइनसेस हैं, जो हमारी नासिका मार्ग है, इससे जुड़ी हुई जो कुछ साइनसेस हैं, इन साइनसेस की शुद्धि करता है। तो ये कपालभाति है। कपालभाति के अभ्यास, नियमित अभ्यास से, जैसे नेजल कंजेशन है या हैवीनेस इन हेड है, कभी कभी सिर में भारीपन आना, नाक का बंद होना, कफ दोष का बढ़ना, ये सब दोष से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो कपाल का शोधन करता है। इस तरह से षटकर्म जो है ये क्या है, एक तरह से शारीरिक शोधन, इसको हम हाइजीन, एक बेस्ट हाइजीन कह सकते हैं। अब हम आगे आते हैं आसन। आसन के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं और आसन का अभ्यास आप लोग करते भी हैं। आसन, विभिन्न यौगिक ग्रंथों में आसन की परिभाषाएं या आसन के जो उद्देश्य हैं वो भिन्न भिन्न बताया गया है। हम संक्षेप में इसकी चर्चा करते हैं, विस्तार से अभी नहीं जाएंगे। सर्वप्रथम हम महर्षि पातंजल योग सूत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो महर्षि पतंजलि आसन की अलग अलग प्रकार तो नहीं बताते, लेकिन आसन की परिभाषा बताने के बाद आसन का अभ्यास, आसन की विधि प्रक्रिया बताते हैं और आसन का परिणाम बताते हैं। ये 3 सूत्र मूल रूप से पातंजल योग सूत्र में बताए गए हैं आसन के। और जब हम लोग हठ योग की ग्रंथों को देखते हैं तो हठ योग की ग्रंथों में आसन का विस्तृत वर्णन किया गया है। अलग अलग प्रकार के आसन का वर्णन मिलता है हठ योग में। और आसन का जो उद्देश्य है वो
एक ग्रंथ में कहा गया है जिसको हम लोग घेरन संहिता के नाम से जानते हैं कि आसनेन भवे दृढ़म, मतलब आसन से शरीर में दृढ़ता आती है। आसना स्ट्रेंथन आवर बॉडी। वहीं अगर हम हठ प्रदीपिका, एक बहुत ही प्रचलित योग हठ योग की ग्रंथ है, उसमें आसन की उपलब्धि या आसन का उद्देश्य बताया गया है कि आसन से आरोग्यता मिलता है, आसन से शरीर में हल्कापन आता है और आसन से शरीर में दृढ़ता मजबूती भी आती है। स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम, स्थिरता, लघुता, हल्कापन और आरोग्य, हेल्थ, ये 3 इसकी उपलब्धि बताई गई है और विभिन्न प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है। तो अभी तक यदि आप योग को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और योग के में आज जो वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, इनमें अगर आप रुचि रखते हैं तो आप देखेंगे कि आज जो भी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं उसमें ये चीज निकल के आ रहा है कि आसन करने से मात्र हमारे शरीर के जो स्थूल अंग हैं, जैसे हमारे पेशी तंत्र हैं, कंकाल तंत्र है, हमारी संधियां हैं या पेशियां हैं, ये मजबूत होती है, इसमें लचीलापन आता है, इस जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाते हैं। कई ऐसे रोग हैं जैसे आर्थराइटिस है या जॉइंट पेन जिसका मुख्य लक्षण है, या और भी विभिन्न पेशियों से संबंधित जो विकार होते हैं, इन सब विकारों से आसन हमें बचाता है और इन सब अंग प्रत्यंगों को हम लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं आसन के माध्यम से। तो आसन से स्थिरता होती है, स्थिरता आता है, ऐसा हठ प्रदीपिका में कहा गया है। स्थैर्यम, और स्थिरता बहुत ही आवश्यक है। स्थिरता, हम एकाग्रता अगर विकसित करना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर हम कोई बड़ी चीज, महान चीज हासिल करना चाहते हैं, उपलब्ध करना चाहते हैं, तो स्थिरता का होना बहुत आवश्यक है। तो स्थिर आसन हमें स्थिरता प्रदान करता है और जब हम स्थिर होते हैं तो हमारी एकाग्रता विकसित होती है, तो स्थिरता होती है। लघुता, शरीर हल्का रहे। शरीर अगर हल्का होता है तो हम अपने आप को फिजिकली फिट महसूस करते हैं। आज आप देखते होंगे कि जो ओवरवेट है और ओबेसिटी है, ये तेजी से हमारी युवा पीढ़ी को अपने आगोश में ले रही है, या यूं कहें कि जो युवा पीढ़ी है उसमें भी ये ओवरवेट, ओबेसिटी, जीवन शैली जो फॉल्टी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली ठीक नहीं होने के कारण जो शरीर का वजन बढ़ जाना, ये सब चीज़ आम बात है। तो आसन का नियमित अभ्यास करने से हमारे शरीर में जो अतिरिक्त अवांछित जो भी फैट है, चर्बी है या मांस है, ये सारे मांस या तो आते नहीं हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं, और यदि आ गया है तो भी हम इसको आसन के अभ्यास के माध्यम से इसको दूर कर सकते हैं। तो शरीर में लघुता, ये लाइटनेस, हल्कापन, स्फूर्ति, ताजगी, ये सब आसन के माध्यम से प्राप्त होता है। और आरोग्य, ये सब आरोग्य के पहलू हैं। स्थिरता, दृढ़ता, ये सब आरोग्य के पहलू हैं। हल्कापन, लाइटनेस, ये सब आरोग्य के पहलू हैं। तो इस तरह से आसन के अभ्यास करने से हमें इस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम प्राणायाम पे आते हैं। प्राणायाम की बड़ी महिमा बताई गई है। योग शास्त्रों में प्राणायाम की बड़ी महिमा बताई गई है। प्राणायाम का अभ्यास करने से वैसे तो महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के दो प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और प्राणायाम में हम निपुण हो जाते हैं,
तो महर्षि पातंजलि कहते हैं कि इससे हमारे प्रकाश यानी बुद्धि पे जो आवरण है, ये आवरण धीरे धीरे छिन्न होने लगते हैं और हमारी जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, ये संपूर्ण रूप में, मूल रूप में प्रकाशित होने लगती है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, मतलब जो हमारी प्रज्ञा बुद्धि पे जो आवरण है, ये आवरण नष्ट होते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि प्राणायाम मात्र हमारे लंग्स को मजबूत करने का अभ्यास नहीं है। आज हम लोग प्राणायाम केवल फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं, लेकिन महर्षि पातंजलि इससे कई गुना ज़्यादा इसके लाभ बताते हैं कि हमारे जो मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा वो बताते हैं कि धारणा की योग्यता बनती है, यानी जो हमारा अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, जो हमारी एक्वायरिंग कैपेसिटी है, धारणा है, ये इसकी योग्यता धीरे धीरे बढ़ती है, योग्यता आती है, ऐसा महर्षि पातंजलि कहते हैं। और हठ योग के अनुसार कहा गया है कि प्राणायाम करने से शरीर में लघुता आती है। प्राणायाम च लाघवम, मतलब शरीर में हल्कापन आता है, शरीर के मल दूर होते हैं, शरीरगत जो मल है, जो दोष है, वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है, तो लघुता आना शुरू होता है। इस लघुता को हठ योग सिद्धि के लक्षण भी बताए गए हैं। अगर किसी में कोई हठ योग का साधक है और वो हठ योग की सिद्धि तक पहुंच चुका है, तो उसके शरीर में इस तरह के लक्षण बताए गए हैं। तो ये बहुत ही एक बेहतर अभ्यास है प्राणायाम। आज तक जो भी शोध प्राणायाम पे हुए हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम पे जो भी शोध कार्य किए गए हैं, उसके निष्कर्ष बहुत ही व्यापक हैं और अलग अलग निष्कर्ष बताए गए हैं। मूल रूप से अभी तक जो शोध मैंने देखा है, उसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ इम्प्रूव होता है, जो हमारी हार्ट है, हृदय है, इसकी कार्यक्षमता बढ़ती है, फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ती है। जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क से विसरित होने वाले जो तरंगे हैं, उस तरंगों की जो आवृत्ति है या उसका जो स्वरूप है, उसमें बदलाव होता है। हमारी पाचन संस्थान में मजबूती आती है और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो हमारी अंतःस्रावी तंत्र है, जो हार्मोन के सिस्टम है, ये हार्मोन में भी सूक्ष्म रूप से बदलाव देखे गए हैं प्राणायाम से। तो प्राणायाम का हमारे शरीर के समस्त तंत्रों पे, समस्त अंग अवयवों पे इसका व्यापक प्रभाव देखा गया है। और शोध अभी भी कुछ जो जानकार हैं या कुछ जो जिज्ञासु हैं, वो इस विषय पे और गहन शोध कर रहे हैं। तो प्राणायाम बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। इसके बाद प्राणायाम के साथ साथ मुद्राबंध का अभ्यास आता है। योग के ग्रंथों में कहा गया है कि मुद्रा से स्थिरता आती है। हम लोग योग में कई प्रकार की मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। कुछ हठ योग की मुद्राएं हैं, कुछ हस्त मुद्राएं हैं। आप इसके नाम से परिचित होंगे शायद, जैसे ज्ञान मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा है, या और भी बहुत सारे, प्राण मुद्रा है, अपान मुद्रा है, अलग अलग तरह की मुद्राएं बताती है। ये सब हमारे शरीर में स्थिरता लाती है, यानी हमारे प्राण के जो संचालन है, शरीर में जो प्राण का संचार है या प्राण जिस तरह से हमारे शरीर में संचरित हो रही है, उसको नियमित और नियमित करती है, जिससे प्राण के अवरोध दूर होते हैं और इससे हमारे शरीर में प्राण में भी स्थिरता आती है और प्राण के स्थिरता से हमारी शारीरिक स्थिरता आती है। तो इस तरह से खास करके जो छात्र हैं, जो लोग शोध करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उन लोगों को तो मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसलिए मुद्रा का अभ्यास हम प्राणायाम के अभ्यास करते हुए भी कर सकते हैं, ध्यान के अभ्यास के साथ ही मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, कुछ आसनों के साथ भी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। और अंत में प्रत्याहार और ध्यान है। प्रत्याहार के बारे में कहा गया है धीरता, धैर्य, जो पेशेंस है, धैर्य है, आजकल इसकी बहुत कमी देखी गई है। तो प्रत्याहार से धैर्य बढ़ता है। और धैर्य क्या है?
धैर्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। धैर्य को कहा गया है कि सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है। धैर्यवान व्यक्ति ही सफल होते हैं। योग में प्रत्याहार का अभ्यास करने से धैर्य और धीरता, धैर्य बढ़ता है। और ध्यान जो आजकल मेडिटेशन के नाम से एक प्रचलित है, आजकल हम लोग उसको मेडिटेशन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, इसकी बहुत बड़ी महिमा गाई गई है योग ग्रंथों में। कहा गया है कि कुछ उपनिषद कहते हैं कि यदि व्यक्ति के जो दोष हैं वो अगर पहाड़ के समान, पर्वत के समान भी विस्तृत हो तो भी उसको ध्यान के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ये तो ग्रंथ का एक फिलॉसफिकल व्यू मैंने बताया है। लेकिन जो आप जो ध्यान का अभ्यास करते हैं, उस ध्यान का सबसे प्रारंभिक जो लाभ होता है, ध्यान को आजकल माइंडफुल मेडिटेशन का नाम दिया है, या उसको रेस्टफुल स्टेज भी कहा गया है। मतलब आज आधुनिक जो विज्ञान है या आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि ध्यान हमारे शरीर की संपूर्ण विश्रांति अवस्था है, द टोटल रिलैक्सेशन स्टेज। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने शरीर की समस्त हलचलों को धीरे 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 बिल्कुल कम से कम कर लें। जब शारीरिक हलचल अपने न्यूनतम स्तर पे होता है तो हमारा शरीर जो ईंधन की जो इसकी मांग है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। चाहे वो ईंधन किसी भी रूप में हो, ऑक्सीजन की मांग हो, या हमारे जीव कोश जो बायोलॉजिकल सेल है उसकी जो भी डिमांड है वो बिल्कुल मिनिमल हो जाता है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जो ध्यान है ये हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट में लाता है बॉडी को। और कुछ ऐसे भी शोध निष्कर्ष है, वो बताते हैं कि ध्यान की अवस्था में हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की मांग है वो सामान्य अवस्था की तुलना में आधी से भी कम हो जाती है। ये इस चीज की ओर संकेत करता है कि हमारा शरीर पूरी तरह से विश्रांति अवस्था में है। तो ध्यान को अगर हम देखें तो ध्यान सबसे पहले हमारे शरीर को क्या करता है, पूर्ण विश्रांति लाता है, पूर्ण विश्राम देता है। और शरीर में जो भी अवयव है, चाहे हमारा मस्तिष्क है चाहे अन्य अवयव है, ये सबको विश्राम देता है। आजकल ध्यान पे और व्यापक विस्तृत अध्ययन हो रहे हैं। इसमें यह भी देखने का प्रयास किया जा रहा है कि अलग अलग भाव को लेके, अलग अलग भाव या विचार पे जब हम एकाग्र होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। इसको MRI जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक है, जो आधुनिक विज्ञान की इमेजिंग टेक्निक है, इसके माध्यम से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। तो ध्यान से ऐसा देखा गया है कि जो हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगे हैं, ये अल्फा तरंगों की ओर हमारा जो मस्तिष्क है वो व्यापक तौर पे अल्फा तरंग विसरित करती है, जो गहन विश्रांति का द्योतक है, संकेतक है। ध्यान के अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क के द्वारा या हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, इसके माध्यम से जो भी रसायन स्रावित होते हैं, ये रसायन में भी परिवर्तन होते देखा गया है। कुछ जो अच्छे केमिकल, जिसको गुड केमिकल वैज्ञानिक कहते हैं, जैसे सेरोटोनिन है या अन्य रसायन है, इस रसायन का जो स्राव है वो शरीर में व्यापक देखा गया है, जो ये संकेत करता है कि ध्यान हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी विश्रांति देता है। तो ये जो भी अभ्यास है, योग के अभ्यास, ये हमारे स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को
उन्नत बनाता है और उसको स्वस्थ बनाए रखता है। तो हम अगर अपने दैनिक जीवन में अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर सजग हैं और सजग रहना चाहते हैं या अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आयुर्वेद का उद्देश्य है, आयुर्वेद अपना उद्देश्य बताता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। और आधुनिक विज्ञान में भी एक फ्रेज है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव जो है ये उपचार से बेहतर है, अच्छा माध्यम है, जिसको आज हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में कहते हैं, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। तो योग एक बेस्ट प्रिवेंटिव टूल्स है। कोई भी व्यक्ति यदि नियमित रूप से योग का अभ्यास करे और करता है, कम से कम आधा घंटा, हाफ एन आवर डेली, चाहे वो जब भी आपको समय मिले, सुबह के समय, शाम के समय, बस योग के कुछ जो प्रारंभिक दिशा निर्देश है उन दिशा निर्देशों का पालन करें और उस किसी प्रशिक्षित जो शिक्षक है उसके दिशा निर्देश में ये अभ्यास सीखें और उसको नियमित करें, तो निश्चित रूप से इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह की उन्नति और प्रगति कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं और अन्य के लिए भी हम एक बेहतर उदाहरण बन सकते हैं। आज के लिए हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले एपिसोड में अगली बार जब वार्तालाप का फिर मौका मिलेगा तो हम आपसे एक एक पहलू पर और व्यापक चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।